सो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के टॉप 20 एमसीक्यूज इन जस्ट 5 to 6 minutes. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स. तो आपको बताना है ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल शो नहीं करते. तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. तो मेटल्स तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. सो ये तो करेक्ट हो जाएगा. सोनरस इन नेचर. मेटल जो है वो सोनरस भी होते हैं. सोनरस मीन्स जब भी मेटल को स्टक करोगे, किसी चीज़ के साथ स्टक करोगे तो एक साउंड आती है. ठीक है, उसको बोलते हैं सोनरस इन नेचर. सी पार्ट डलनेस. तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी डलनेस, बिकॉज मेटल्स जो हैं वो डल नहीं होते. दे हैव ए शाइनी अपीयरेंस, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टर. मेटल्स हैव लस्टर. ठीक है, तो डल तो नहीं होते. और डी है डक्टिलिटी. मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं. सो ए बी और डी जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती हैं, बट सी जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, रिडक्शन या कॉम्बिनेशन. सो रिस्पायरेशन आपकी होती है एक्सोथर्मिक. दैट इज रिस्पायरेशन में जो हीट है वो रिलीज होती है. ठीक है. एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट अब्जॉर्व होती है. और रिडक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गैन करता है हम बोलते हैं वो एलिमेंट रिड्यूस हो गया है. ठीक है. सिमिलरली जब कोई लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गया है. तो ऑक्सीडाइजेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होती है गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कम्बिनेशन होता है जब दो या दो से ज़्यादा मिलके सब्सटेंस नया सब्सटेंस बनाते हैं, कंबाइन होकर नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन. क्वेश्चन नंबर 3. वाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन. तो वाइट फास्फोरस का आपको क्वेश्चन आया था एफए में भी. तो यहाँ पूछा है वाइट फास्फोरस किस में स्टोर किया जाता है. तो वाइट फास्फोरस को हम स्टोर करते हैं वाटर में. क्यों करते हैं वाटर में? बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव. जब वो व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है. इसको बस थोड़ी सी हीट चाहिए होती है जलने के लिए. इग्निशन टेम्परेचर होता है द मिनिमम हीट रिक्वायर्ड टू बर्न अ सबस्टेंस. वो मिनिमम हीट जब किसी चीज़ को दे जिस हीट पे वो जलना स्टार्ट कर दे वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है. ठीक है. तो वाइट फास्फोरस का बहुत कम होता है. तो जैसे ही ये एयर में आएगा एयर की हीट की वजह से ये जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको वाटर में स्टोर किया जाता है. सोडियम एक एलिमेंट है, उसको भी वो भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको हम स्टोर करते हैं कैरोसिन में. तो कैरोसिन में हम स्टोर करते हैं सोडियम को और वाटर में वाइट फास्फोरस को. क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ग्रुप इनर्ट एलिमेंट्स प्लेस. तो इनर्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में होते हैं? वो होते हैं ग्रुप 18 में. ठीक है, ग्रुप 18 में. क्वेश्चन नंबर 5. द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2. ये सेकंड पार्ट. ठीक है. इसका केमिकल नाम क्या होता है? इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट. कैल्शियम हाइपोक्लोराइट. जितने भी ये कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं, कॉमन कंपाउंड्स, उनके कॉमन नेम, केमिकल नेम और फार्मूलेज ये आपको आने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल. लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता था? देखो, जब भी एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं ना, सीधा डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल नहीं किसी ने डिस्कवर किया था, अरेंज किया था एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में. तो पहले कोशिशें स्टार्ट हुई थी साइंटिस्ट से. तो हर एक साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की थी. तो ये एक साइंटिस्ट था न्यूलैंड, उसने एक लॉ दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो इसने कहा था ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8, है ना. जैसे 7 सुर होते हैं ना, 7 के बाद वापस पहला सुर आता है फिर. ठीक है, मतलब 8वां जो होता है वो पहला ही होता है. तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहता है कि हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी जो पहले एलिमेंट की होती है. तो इस तरह से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था. और कहाँ तक किया था? कैल्शियम तक किया था. मतलब इसका जो लास्ट एलिमेंट जो इसने अरेंज किया था वो कैल्शियम था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड. तो ह्यूमन ब्लड का पीएच सबको पता ही होगा, 7.4 होता है. ठीक है, तो पीएच आपको आना चाहिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का. The amount of energy released when one or more electrons is added to a neutral atom. तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गैन करता है, अगर दैट इज उसकी अगर रिडक्शन होती है, रिडक्शन में गैन होता है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है. और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एडिड टू अ न्यूट्रल एटम. ठीक है. सिमिलरली इसका अगर हम अपोजिट करें, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई एटम तो तब एनर्जी रिक्वायर होगी.
मतलब किसी न्यूट्रल एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तब आपको एनर्जी रिक्वायर होगी, दैट इज एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, उसको एनर्जी दोगे तभी वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये टर्म्स आप दो याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया जब इलेक्ट्रॉन गैन करेगा कोई न्यूट्रल एटम तो एनर्जी रिलीज होती है कुछ, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और सेकंड, जब किसी न्यूट्रल एटम से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो तब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर होती है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेगा एनर्जी को, कुछ एनर्जी को, तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो नेचर में कुछ मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में नहीं होते, तो वो मेटल्स आपको बताने, तो उसमें गोल्ड भी होता है, प्लेटिनियम भी होता है और सिल्वर भी होता है, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट ऑल, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये एलिमेंट सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, दैट इज ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, कौन से, गोल्ड प्लेटिनियम सिल्वर, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो जब किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो नेचर में तो फ्री स्टेट में ही पाए जाएंगे ना, कंबाइंड स्टेट में तभी पाए जाएंगे जब किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होने की वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में होते हैं ये गोल्ड प्लेटिनियम सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ मेटालॉइड। मेटालॉइड वो होता है जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी भी हो और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। बोरान भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, ये तीनों जो है मेटालॉइड्स होते हैं, या इनको फिजिक्स में हम सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं और केमिस्ट्री में मेटालॉइड बोलते हैं। डी जो है आपका टंगस्टन, इट इज़ नॉट अ मेटालॉइड। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्टिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड। तो एक डिस्पर्शन मीडियम में जब जो पार्टिकल्स होते हैं, सल्यूट पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, वो जिगजैग मोशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रोनियन मूवमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट, सी पार्ट ऑफ आंसर। टेंडल इफेक्ट भी इसी के रिलेटेड है। टेंडल इफेक्ट होता है जब किसी कोलोइडल सोल्यूशन से आप लाइट को पास करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूशन के, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से लाइट का पाथ जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक मड्डी वाटर लो ना अगर ग्लास में, उसमें से टॉर्च या लेज़र की लाइट लगाओगे ना तो वो लाइट जो है उस सोल्यूशन के अंदर से भी उसका पाथ विजिबल हो जाएगा, वो होता है बिकॉज ऑफ टेंडल इफेक्ट, बिकॉज जो उसके पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टेंडल इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। मेटल्स और नॉन मेटल्स फेवरेट टॉपिक है, आप मान के चलो JKSSB का, इसमें से एक क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है। नॉन मेटल जनरली जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, वो होता है आपका ग्रेफाइट, जो कार्बन का क्या होता है, allotrops, और allotrops ऑफ कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट और फ्लोरेंस, ये तीन allotrop है, ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें से भी एक क्वेश्चन आने वाला है आपको। allotrops ऑफ कार्बन मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है यूरेनियम 235, ए पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच साइंटिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो कौन से साइंटिस्ट ने एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट दिया था, वो था आपका नील्स बोर, ठीक है। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस बाय इट्स फेमस एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। इनमें से आपको बताना आइसोबार्स कौन से। तो आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है। मास नंबर कहाँ लिखते हैं, ऊपर, तो देखो यहाँ पे आर्गन और कैल्शियम 40-40, ठीक है, मास नंबर इनका सेम है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, देखो इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका 18 है, इसका 20 है। द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, ये आपको पता होने चाहिए तीनों। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट दी 360 ग्राम ऑफ वाटर। पिछली वीडियो में मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना फाइंड किया था, ठीक है, बताया था। तो 360 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसके लिए पहले आपको वाटर का मालिक्यूलर फार्मूला, मालिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, ठीक है। देखो वाटर होता है H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मालिक्यूलर वेट 1 होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 2 इसका हो जाएगा। ऑक्सीजन का मालिक्यूलर वेट 16 होता है तो 2 + 16, तो इसका मालिक्यूलर वेट आ गया 18। अब मालिक्यूलर वेट 18 का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन के 80 वाटर के 18 ग्राम से 1 मोल बनेगा, 18 ग्राम से 1 मोल बनेगा। तो 18 ग्राम से अगर 1 मोल बन रहा है तो 360 से कितना बनेगा, 360 को 18 से डिवाइड करना होगा। 18 जब डिवाइड करोगे 18 टू 20 18 20 से कट जाएगा तो 20 मोल्स ऑफ वाटर आपका एक तो आंसर हो गया यहाँ सेकंड पार्ट, 20 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर 360 ग्राम ऑफ वाटर को मोल्स में अगर हम, मोल्स भी एक यूनिट है, जैसे ग्राम यहाँ पे यूनिट है ना, वैसे भी केमिस्ट्री में हम मोल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो 20 मोल्स होगा।
अब एक मेरी बात सुनो, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर हमें क्या बताता है? द नंबर ऑफ, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर एटम है तो नंबर ऑफ एटम्स, अगर एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, इन 1 मोल, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल आप उठा लो, उसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.22 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये तो 1 मोल में आ गए, लेकिन इसके यहाँ पे 20 मोल है, यहाँ पे वाटर के कितने? 20। तो 20 को जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे किससे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो आपका आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1.2044 मल्टीप्लाई 10⁻25। दैट इज इसका सेकंड भी आंसर है और फोर्थ भी आंसर है, दैट इज डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना, लाइम वाटर से जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप डाउन मूव करोगे तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती? वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost शेल वो कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। सिल्वर को अगर आप एयर के एक्सपोजर पे रखोगे तो तो वो क्या हो जाता है? उस पर एक ब्लैक लेयर आ जाती है, वो आती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। जब भी सिल्वर को एयर के एक्सपोजर पे रखोगे तो वो एयर में H2S के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके वो बना देता है Ag2S, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, जो ब्लैक कलर का होता है, जो लेयर उस पर बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम है, सेकंड नंबर पे होता है आयरन, और अगर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट की बात करें तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ एलिमेंट पूछा होता तो ऑक्सीजन आंसर होता, मेटल पूछा है तो एल्यूमिनियम। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना आपने ज़रूरी, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।